हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितनी भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, टॉटनहम से भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। तो बात करेंगे ये सारी चीज़ों को लेके ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। देखिए, कार्लोस बलेवा वाला जो लिंक्स आ रहे हैं वो हर दिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मतलब टीयर 3 टीयर 4 सोर्सेज भर भर के रिपोर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्रेडिबल सोर्सेज की बात करूं तो लॉरी विटवेल ने ये चीज कहा है इन द एथलेटिक की कार्लोस बलेबा इज वेरी कीन टू मूव टू ओल्ड ट्रैफर्ड। और कुछ सिमिलर सी चीजें फैब्रिजो भी हर दिन कह रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बिलीव कि कार्लोस बलेबा इज रेडी टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऐसा ही लग रहा है कि कार्लोस बलेबा इज रियली रियली वांट्स टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन दिक्कत यहां पे एक ही है और वो है आपका ब्राइटन। मतलब ब्राइटन बेचना नहीं चाहते हैं, ऐसा ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जितने भी सारे क्रेडिबल सोर्सेस हैं वो सारे सोर्सेस ऐसे ही रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि ब्राइटन आर नॉट रेडी टू सेल कार्लोस बलेबा इन दिस ट्रांसफर विंडो। और दूसरी तरफ मैं अगर लॉजिकली बात करूं तो कार्लोस बलेबा आइदर ये समर ट्रांसफर विंडो में मूव करेगा टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, नहीं तो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है वो इन ब्राइटन। तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास यही मौका है। जैसा कि मुझे पहले लग रहा था कि अगर ये समर ट्रांसफर विंडो में हम लोग कार्लोस बलेबा को नहीं ला पाते हैं तो अगले समर ट्रांसफर विंडो में शायद हम लोग उसको लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके बेसिस में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आइदर वी हैव टू गेट कार्लोस बलेबा इन दिस ट्रांसफर विंडो, नहीं तो अगले समर ट्रांसफर विंडो में ये मौका फिर से नहीं आएगा एंड ये स्टोरी बिल्कुल ही ओवर हो जाएगा फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो जैसे सिचुएशन है, और मैं मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी ये चीज आप लोगों को कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर कार्लोस बलेवा के पास जाते हैं टू एग्री पर्सनल टर्म्स विद द प्लेयर तो मेरे ख्याल से वो कोई इशू वाली बात नहीं हो सकता, क्योंकि कार्लोस बलेवा विल ऑब्वियसली चूज मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर ब्राइटन। और यही मुझे लग रहा है कि सिचुएशन अभी ऐसा ही है कि प्लेयर इज रेडी टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। जैसा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ये समर ट्रांसफर विंडो में अभी तक करते हुए आ रहे हैं कि वो पहले प्लेयर के साथ एग्रीमेंट डन कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग क्लब के साथ नेगोशिएट करते हैं। तो ये सिचुएशन में भी हम लोग यही अप्रोच रख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जो दिक्कत है वो है आपका ब्राइटन। ब्राइटन सामने से कितना पैसा मांगेंगे, वो लोग क्या सच में कार्लोस बलेबा को बेचने के लिए राजी हो जाएंगे, वही देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूं कि अगर प्लेयर के साथ एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद नेगोशिएशन पावर हम लोगों के हाथ में थोड़ा आएगा और उसके बाद ही मेरे ख्याल से ब्राइटन कोई एग्जैक्ट अमाउंट कोट करेगा। मतलब बहुत सारे सोर्सेज, क्रेडिबल सोर्सेज तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज ऐसे दावा कर रहे हैं कि 100 मिलियन पाउंड्स या फिर 104 या 105 मिलियन पाउंड्स के आसपास ब्राइटन को पैसा चाहिए होगा टू लेट दिस प्लेयर गो। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि कार्लोस बलेबा के साथ ये मैटर हम लोग कितनी जल्दी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि प्लेयर के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग ब्राइटन के साथ नेगोशिएशन शुरू करेंगे, जो अभी तक हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि अभी 20-19 दिन ही बाकी है इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो उससे पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जितना हम लोग लेट करेंगे ब्राइटन के साथ नेगोशिएशन में उतना ही ब्राइटन ज्यादा पैसों की डिमांड करेंगे। सीधी सी बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग कार्लोस बलेबा को परस्यू करते हैं तो ये हफ्ते के अंदर अंदर मतलब कुछ ना कुछ ब्रेकिंग सा न्यूज आ जाना चाहिए रिगार्डिंग दिस कार्लोस बलेबा डील। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन इसके बाद अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो वो ये कि अभी तक ऐसे न्यूज़ेस आ रहे थे कि रास्मुस हॉयलैंड के लिए एसी मिलान आ दिया, तो रास्मुस हॉयलैंड को हम लोग लोन डील पे भेजेंगे। उसके बाद अगर एसी मिलान में वो अच्छा करता है तो देयर इज अ ऑप्शन टू बाय। तो सीधी सी बात है कि मैं लोन डील के लिए राजी नहीं हूं। मतलब रास्मुस हॉयलैंड को अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल से रास्मुस हॉयलैंड को हम लोगों को और एक साल रखना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में। मतलब लास्ट सीजन में उसकी अकेले की गलती नहीं था, इंटर टीम ही खराब खेला था, तो इसीलिए उसको अलग से पॉइंट आउट करने का कोई मतलब नहीं है एंड ही इज रियली रियली यंग। तो मेरे ख्याल से उसको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और दूसरी बात यह कि हालांकि बेंजामिन शेस्को को हम लोग लेके आए, लेकिन अगर बेंजामिन शेस्को इंजर्ड हो जाता है या फिर अवेलेबल नहीं रहता तो हम लोग के पास एक बैकअप स्ट्राइकर होगा टू बी देयर। तो मेरे ख्याल से रास्मुस हॉयलैंड को
आइदर आप लोग बेचो और बेच के पैसा जनरेट करो, वो पैसा आप दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करो, नहीं तो आप उसको रखो और एक साल के लिए लोन डील पे मत भेजो, क्योंकि लोन डील में कोई फायदा नहीं है। हालांकि एसी मिलान सामने से एक छोटा सा रकम देने के लिए राशि है एज अ लोन फी, तो वो आपका 4 से 5 मिलियन पाउंड ही होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे। और दूसरी तरफ रास्मुस हॉयलैंड की कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैलरी भी नहीं है कि उस सैलरी को हम लोग बचा के हम लोग वो सैलरी किसी दूसरे प्लेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इन द केस ऑफ मार्कस राशफोर्ड। मार्कस राशफोर्ड की सैलरी ज्यादा था, तो मार्कस राशफोर्ड को अगर हम लोग ऑफ द बुक रखते हैं तो मेरे ख्याल से उसकी वेजेस के तहत हम लोग 15 मिलियन के आसपास पैसा बचा सकते हैं। लेकिन रास्मुस हॉयलैंड के केस में वो सिचुएशन नहीं है, तो इसीलिए रास्मुस हॉयलैंड को एसी मिलान में भेजने से बेहतर है कि उसको परमानेंट सॉल्यूशन में, मतलब परमानेंटली उसको सेल करो, नहीं तो उसको रखो फॉर 1 मोर सीजन। तो न्यूज़ेस अभी ऐसे आ रहे हैं कि रास्मुस हॉयलैंड के लिए शायद न्यूकैसल मार्केट में आएंगे और हो सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने वो कोई बिड रखे। तो मेरे ख्याल से अगर रास्मुस हॉयलैंड के लिए 40 मिलियन के आसपास हम लोगों को पैसा मिल जाता है, 40 मिलियन पाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ वेरी गुड डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि रास्मुस हॉयलैंड के लिए क्या सच में न्यूकैसल जैसे कोई क्लब आएंगे इन द रेस, या फिर हम लोगों को उसको लोन पे भेजना होगा टू एसी मिलान। और इसी के साथ अगर कोई और आउटगोइंग्स की बातें चल रहा है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो वो है आपका अलेहांद्रो गार्नाचो का। जी हाँ, अलेहांद्रो गार्नाचो के साथ चेल्सी का पर्सनल टर्म्स एग्रीमेंट हो चुका है एंड गार्नाचो बार बार ये चीज साफ साफ कह चुका है बहुत बार कि ही ओनली वांट्स चेल्सी और प्रीमियर लीग में ही उसको रहना है। तो अभी चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्लब टू क्लब नेगोशिएशन शुरू करेंगे इन दिस वीक, और उसी के साथ ये देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सामने से जो पैसों की डिमांड कर रहे हैं फॉर अलेहांद्रो गार्नाचो, जो है आपका 50 मिलियन पाउंड्स, जो कि बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर यूजिंग नोनी मादुएके's डील एज अ रेफरेंस फ्रेम फॉर दिस अलेहांद्रो गार्नाचो मूव। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि चेल्सी क्या सच में अलेहांद्रो गार्नाचो के लिए 50 मिलियन पाउंड्स तक देने के लिए राजी है, या फिर जैसे कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 30 to 40 के बीच वो लोग कुछ बिड करने वाले हैं, वही देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सब में से एक चीज तो मतलब साफ साफ पता चलता है रिगार्डिंग अलेहांद्रो गार्नाचो, वो ये कि हिज माइंड इज नॉट इन द करेक्ट प्लेस। मतलब वो अपने सराउंडिंग्स के वजह से ही इज करेंटली रूइनिंग हिज करियर। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसको जो मौका मिला था उसके बाद उसने सही किया था, मतलब 1.5 सीजन उसने सही ठीक ठाक खेला था। उसके बाद लास्ट सीजन में भले ही उसका फॉर्म में डीप आया हो, वो यंग प्लेयर है, ही इज स्टिल अ वेरी वेरी रॉ प्लेयर, लेकिन फिर भी उसका अगर एटीट्यूड की ये सारे इश्यूज नहीं रहता, ऑफ द फील्ड्स ये सारे इश्यूज नहीं रहता, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा प्लेयर बन भी सकता था। लेकिन अभी आप लोग सोच के देखिए कि वो अगर आर्सेनल में जाता तो मेरे ख्याल से उसको गेम टाइम ठीक ठाक मिलता, लेकिन अगर चेल्सी में वो जाने के लिए राजी है तो इट्स क्लियरली शोज कि वो सही तरीके से नहीं सोच रहा है, क्योंकि चेल्सी में उससे बेहतर प्लेयर्स ऑलरेडी है। और इंस्टेड ऑफ प्लेइंग देम एंजो मरेस्का क्या अलेहांद्रो गार्नाचो को ज्यादा गेम टाइम देंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो इसीलिए ये बात कैसे अलेहांद्रो गार्नाचो को समझ में नहीं आ रहा है कि चेल्सी में वो गेम टाइम उसको नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों चेल्सी में जाने के लिए वो इतना ज्यादा मतलब चिल्लम चिल्ली कर रहा है। मतलब ही कुड हैव जॉइन टू न्यूकैसल ऑल्सो, ही कुड हैव जॉइन टू आर्सेनल, लेकिन उसको अगर चैंपियंस लीग खेलना है तो दूसरे क्लब्स भी तो है ना जिनमें मेरे ख्याल से उसको गेम टाइम मिलेगा, लेकिन चेल्सी में तो वो गेम टाइम उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हुआ फेलिक्स के साथ चेल्सी में जो हुआ था सलूक, वो मेरे ख्याल से अलेहांद्रो गार्नाचो के साथ फिर से हो सकता है। और चेल्सी फैंस भी नहीं चाहते कि उनके क्लब में अलेहांद्रो गार्नाचो ज्वाइन करे, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कि मैं कहा चेल्सी के पास विंग पोजीशन में बहुत सारे प्लेयर्स हैं और वो लोग अभी जावी सिमोन्स को भी ला रहे हैं, क्योंकि फैब्रिजियो ने ये चीज तो कहा है कि अलेहांद्रो गार्नाचो वाला डील अलग डील है एंड जावी सिमोन्स वाला डील अलग डील है। तो चेल्सी आर गोइंग आफ्टर बोथ दिस प्लेयर्स, मतलब जावी सिमोन्स एंड अलेहांद्रो गार्नाचो, इन दोनों को ही लेके आएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ आपका क्रिस्टोफर एनकुंकू, एक्सेल डिसासी, रेनाटो वेगा, ये सारे प्लेयर्स चेल्सी बेच रहे हैं। तो इसीलिए चेल्सी
ये सारे आउटगोइंग्स होने के बाद ही मेरे ख्याल से अलेहांद्रो गर्नाचो एंड जावी सिमोन्स को लाएंगे। और दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेट जो एसीएल इंजरी हुआ है लिवाई कॉलविल को, उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि चेल्सी शायद कोई दूसरे सेंटर बैक के पीछे जाएंगे और वो नाम शायद मार्क गेही हो सकता है, लेकिन फैब्रिजो ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि मार्क गेही के पीछे सिर्फ लिवरपूल ही है, चेल्सी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि चेल्सी ऑलरेडी हाटो को साइन करके लाए हैं। तो इसीलिए कोई नया सेंटर बैक के पीछे शायद चेल्सी नहीं जाएंगे। तो चेल्सी रिमेनिंग ऑफ द ट्रांसफर डेज में हम लोगों को चेल्सी से यही देखने को मिल सकता है कि थोड़ा बहुत जो आउटगोइंग्स की मैंने बात किया वो सारा होगा, और उसके बाद जावी सिमोन्स एंड अलेहांद्रो गर्नाचो आएगा चेल्सी में। तो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी से जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स थे वो सारा तो मैंने कवर कर लिया। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी को लेके, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी से बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो न्यूज है वो ये कि मैनचेस्टर सिटी आर करेंटली गोइंग आफ्टर रॉड्रिगो, और पेप गार्डियोला वुड लाइक टू ऐड दिस टैलेंटेड प्लेयर इन हिज करंट स्क्वाड, क्योंकि दूसरी तरफ सेविनियो जा रहा है टू टॉटनहम हॉटस्पर। जी हाँ, सेविनियो जा रहा है टॉटनहम हॉटस्पर, और उसी के साथ जैक ग्रिलिश ऑलरेडी जा चुका है टू एवर्टन। तो ये दोनों आउटगोइंग्स के बाद अभी मैनचेस्टर सिटी अपने विंग पोजीशन में एक एडिशन करना चाह रहे हैं, और वो एडिशन अगर रॉड्रिगो हो जाता है तो इट विल बी इनसेन फॉर मैनचेस्टर सिटी। मतलब हम लोग को लग रहा था कि रॉड्रिगो लिवरपूल जा सकते हैं या फिर आर्सेनल जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर रॉड्रिगो मैनचेस्टर सिटी में ज्वाइन करते हैं तो मैनचेस्टर सिटी के लिए, मतलब मैनचेस्टर सिटी का स्क्वाड वैसे ही खतरनाक स्क्वाड है। लोग ये शायद भूल रहे हैं, क्योंकि वो जितने भी सारे इनकमिंग्स मैनचेस्टर सिटी में हुआ है वो विंडो शुरू होने के बहुत पहले ही हो चुका है। तो इसीलिए लोग शायद भूल रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी की जो करंट स्क्वाड है वो कितना अच्छा स्क्वाड है। भले ही रॉड्रिगो को फिर से इंजरी हुआ है, लेकिन रॉड्रिगो विल बी कम बैक आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। लेकिन मेरा गट फीलिंग यही है कि मैनचेस्टर सिटी विल बी बैक टू द टॉप इन दिस कमिंग सीजन, क्योंकि पेप गार्डियोला को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। भले ही लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल भर भर के साइनिंग्स कर रहे हैं और उनके स्क्वाड भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरा गट फीलिंग यही है कि मैनचेस्टर सिटी विल बी बैक टू द टॉप इन दिस कमिंग इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन। और उसी के साथ अगर रॉड्रिगो, मतलब पहले उनके पास रेंडर्स हैं, रायन चेरकी है, उसी के साथ एथ नूरी भी उन लोगों ने साइन किया है, और उसी के साथ हालैंड, मरमुश वगैरह तो है। तो अगर फिल फोर्डिन अपने फॉर्म में आ जाते हैं और उसी के साथ अगर रॉड्रिगो जुड़ जाता है मैनचेस्टर सिटी के साथ, तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी फैंस विल बी क्रेजी अबाउट दिस न्यू सीजन। और मुझे लगता है कि ये सीजन में हम लोग को देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ जैक ग्रिलिश जो ओवर द ईयर्स मैनचेस्टर सिटी में उतना अच्छा नहीं खेल पाए, तो वो फाइनली अपना करियर खत्म हो रहा है उसका मैनचेस्टर सिटी में, और उसके साथ वो एक लोन डील के लिए जा रहे हैं टू एवर्टन। लेकिन अगले साल शायद एवर्टन उसको परमानेंट खरीद लेते हैं, तो 50 मिलियन पाउंड्स के आसपास मेरे ख्याल से एवर्टन को चाहिए होगा टू गेट हिम ऑन परमानेंट बेसिस। और उसी के साथ सेविनियो को, मतलब सेविनियो का ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है इन मैनचेस्टर सिटी, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, सेविनियो मैनचेस्टर सिटी में ही वॉज नॉट दैट ग्रेट जो मैनचेस्टर सिटी में हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी में अगर कोई प्लेयर खेलता है तो उसका लेवल कितना अप होता है। मेरे ख्याल से सेविनियो का लेवल वो अप नहीं हुआ है, एंड हो सकता है कि पेप गार्डियोला इसीलिए उस प्लेयर से मूव ऑन करना चाहते हैं। और कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि प्लेयर ऑल्सो रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, और हो सकता है कि टॉटनहम में वो जाए। तो टॉटनहम दूसरी तरफ सही तरीके से अभी ट्रांसफर मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, उस पर मैं बात पे आता हूं, पहले मैनचेस्टर सिटी को कवर कर लेते हैं। तो मैनचेस्टर सिटी से और एक लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं, और वो है आपका नन अदर देन डोनारुमा। जी हाँ, पीएसजी से डोनारुमा जा रहा है, क्योंकि पीएसजी एक नया गोलकीपर लेके आया है, तो इसीलिए डोनारुमा जो अभी थोड़ा एजेड है, भले ही डोनारुमा पीएसजी के साथ चैंपियंस लीग जीत चुका है, ट्रेबल जीत चुका है, लेकिन अभी जो सुपर कप होने वाला है उसमें डोनारुमा नहीं खेलेगा, और इसलिए डोनारुमा खुश नहीं है। और अगले साल ही डोनारुमा का, मतलब ये साल के एंड में डोनारुमा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, और नया कॉन्ट्रैक्ट भी पीएसजी डोनारुमा को नहीं ऑफर कर रहे हैं। तो इसीलिए अगले साल फ्री में डोनारुमा को छोड़ने से बेहतर है पीएसजी के लिए कि इस समय में वो लोग डोनारुमा को बेच दे। तो जो लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ डोनारुमा के नाम जोड़ रहे थे, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में डोनारुमा
कतई नहीं आने वाला। वो इसलिए क्योंकि आंद्रे ओनाना जब तक है तब तक कोई नया नंबर 1 को हम लोग नहीं लाएंगे, और ऐसा ही लग रहा है कि आंद्रे ओनाना रहेगा तो हम लोग हो सकता है कि एक बैकअप गोलकीपर के लिए जाए। और डोनारुमा के ऑफ द फील्ड कुछ इश्यूज हैं और उसके साथ उसका सैलरी डिमांड्स भी बहुत हाई है, और इनियोस ऐसे प्लेयर्स को अभी साइन नहीं करते जिसकी उम्र 26 प्लस है। तो मुझे नहीं लगता कि डोनारुमा मैनचेस्टर यूनाइटेड में कभी भी आ सकता है। और अभी रिपोर्ट्स तो ऐसे ही आ रहे हैं कि एडरसन को भी मैनचेस्टर सिटी शायद मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि एडरसन के साथ गैलातासराय का आपका लिंक्स वगैरह आ रहा है। तो एक डोमिनो इफेक्ट हम लोगों को गोलकीपर सिचुएशन में भी देखने को मिल रहा है, मतलब गोलकीपिंग पोजीशन में भी एक डोमिनो इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एडरसन अगर चला जाता है आपका गैलातासराय, और दूसरी बात जेम्स ट्रैफोर्ड को भी वो लोग लेके आए हैं मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से जेम्स ट्रैफोर्ड उनका नंबर 2 गोलकीपर हो सकता है। डोनारुमा अगर आ जाता है मैनचेस्टर सिटी में तो डोनारुमा आपका नंबर 1 गोलकीपर हो सकता है फॉर मैनचेस्टर सिटी। और उसी के साथ जेम्स मैकर्टी भी मैनचेस्टर सिटी से जा रहा है। तो मैनचेस्टर सिटी की स्क्वाड में जो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा प्लेयर्स हो गया था बीच में, तो वो सारे प्लेयर्स से मैनचेस्टर सिटी मेरे ख्याल से ये रिमेनिंग ऑफ द डेज में मूव ऑन कर लेंगे। तो अभी ये देखने वाली बात हुई कि कोवाचिच, गुंदोगवान, ये सारे प्लेयर्स भी रहेंगे या ये सारे प्लेयर्स से भी मैनचेस्टर सिटी मूव ऑन करते हैं इन द रिमेनिंग डेज, वो ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं टॉटनहम को लेके। तो देखिए टॉटनहम अभी दोनों प्लेयर के साथ लिंक्स हो रहे हैं, एक आपका है सेविन्यो और दूसरी तरफ क्वाइट सरप्राइजिंगली एबेरेचे एजे के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो, एबेरेचे एजे इज रेडी टू मूव टू टॉटनहम इंस्टेड ऑफ आर्सेनल। मतलब बहुत दिन से हम लोगों को लग रहा था कि आर्सेनल के साथ क्रिस्टल पैलेस की बातें चल रहा है, प्लेयर इन में भी बातें चल रहा है, एंड आर्सेनल विल गो आफ्टर एजे, क्योंकि लेफ्ट विंग में वो लोग या फिर मार्टिन ओडेगार्ड की आपका एज ए बैकअप वो लोग एजे को यूज कर सकते हैं। एंड आर्सेनल फैंस ऑल्सो क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस डील। लेकिन अभी विक्टर ग्योकेरेस आने के बाद आर्सेनल अभी ट्रांसफर मार्केट्स में कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, टॉटनहम अगर आर्सेनल को बीट करके एबेरेचे एजे को लाते हैं तो इट विल बी अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट for them as well। and for Tottenham अगर मान लीजिए एबेरेचे एजे और आपका सेविन्यो अगर आ जाता है तो जेम्स मैडिसन वाला जो रोल वो एबेरेचे एजे कर सकता है, क्योंकि मैडिसन विल बी आउट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए मेरे ख्याल से टॉटनहम अगर ये 2 साइनिंग कर लेते हैं तो उनके मतलब उनके लिए ये 2 साइनिंग्स बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मोहम्मद कुदूस उनके पास है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट थॉमस फ्रैंक एक बढ़िया मैनेजर है। तो टॉटनहम में मेरे ख्याल से वो एक कॉम्पैक्ट टीम कर सकते हैं, और उसी तरीके से टॉटनहम को ये सीजन में शायद हम लोग खेलते हुए देख सकते हैं। तो ओनली टाइम विल टेल। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल को लेके। तो फैब्रिजियो ने ये चीज कंफर्म कर दिया है कि लिवरपूल विल गो फॉर अलेक्जेंडर इसाक विद सेकंड बिड, जो मैं बहुत दिन पहले ही कह चुका था कि इसाक के लिए लिवरपूल ऑब्वियसली जाएंगे, क्योंकि प्लेयर अभी ये चीज साफ साफ बोल दिया है कि वो अगर मूव आउट नहीं भी कर पाता है फ्रॉम न्यूकैसल तो वो न्यूकैसल के लिए कभी भी नहीं खेलेगा। तो ये स्टेटमेंट जब कोई प्लेयर कहता है ऑफिशियली तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसके सामने लिवरपूल के पास से ऑफर है ऑब्वियसली, और इसीलिए ये इतना दिन से ये नाटक जो है वो चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर न्यूकैसल कोई नया स्ट्राइकर नहीं ला पाते हैं तो वो लोग अलेक्जेंडर इसाक को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर इसाक को अगर वो लोग नहीं छोड़ेंगे तो प्लेयर नहीं खेलेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही पेचीदा सिचुएशन हो चुका है फॉर न्यूकैसल, और ये ट्रांसफर विंडो में न्यूकैसल का मतलब सिचुएशन कितना खराब है ये सभी को पता है, क्योंकि एडी हाउ का जो खुद की भाई है एंडी हाउ वो ये सारे ट्रांसफर नेगोशिएशंस हैंडल कर रहे हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट कि उनका ये जितने भी सारे नेगोशिएशंस रहा है ये ट्रांसफर विंडो में सारे बहुत ही खराब रह चुका है। तो इसीलिए मैनेजमेंट में सही लोग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले अंडर ग्लेजर्स सही लोग नहीं थे इन दी राइट डेजिग्नेशन, तो इसीलिए मतलब राइट रोल में सही लोग नहीं थे, तो इसीलिए वी यूज टू फक अप इन दिस ट्रांसफर निगोसिएशन इन दिस ट्रांसफर मार्केट। लेकिन अभी इनियोस के अंडर सही लोग रिक्रूट करने के बाद वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर बिजनेसेस। और दूसरी तरफ लिवरपूल जैसे कि मैं कह रहा था सेकंड बीट करेंगे, और मेरे ख्याल से अगर लेट होता भी है फिर भी ये डील कंप्लीटेड होगा इन फेवर ऑफ लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल के पास अभी स्ट्राइकिंग ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हुगो एकितिकी है, क्योंकि डार्विन नूनेस को वो लोग छोड़ दिए। डार्विन नूनेस भी सऊदी प्रो लीग चला गया है। तो लिवरपूल अलेक्जेंडर इसाक को तो लाएंगे फॉर श्योर अगर लास्ट
डेडलाइन डे ट्रांसफर भी होता है, फिर भी ये ट्रांसफर, ये डील तो कंप्लीटेड होगा ही होगा फॉर लिवरपूल। और इसी के साथ लिवरपूल स्ट्राइकर के साथ साथ सेंटर बैक पोजीशन में भी प्लेयर्स लाएंगे। तो फैब्रिज़ो ये चीज कंफर्म कर दिया है कि मार्क गेही के साथ लिवरपूल ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहा है, और उसी के साथ परमा का एक यंग टैलेंटेड सेंटर बैक लियोनी के साथ भी, जियोवानी लियोनी नाम है उसका, तो उसके साथ भी लिवरपूल आर करेंटली नेगोशिएटिंग। तो ये दोनों सेपरेट डील्स हैं और हो सकता है कि ये दोनों सेंटर बैक को ही लिवरपूल लाए। तो लिवरपूल के लिए सेंटर बैक तो एक मतलब एक एड्रेस करने वाली पोजीशन है, उसके साथ स्ट्राइकर वाला पोजीशन भी एड्रेस करना चाहिए लिवरपूल को, जो कि वो लोग कर रहे हैं। और इसके साथ अगर ग्रेवेनबर्ग के लिए कोई बैकअप डीएम की तरह मेरे ख्याल से कोई प्लेयर अगर लिवरपूल में आ जाता है तो लिवरपूल सारा जगह अपना एड्रेस कर लिया होगा। तो अभी यही देखने वाली बात है कि जितने भी दिन बचे हुए हैं इन दिस ट्रांसफर विंडो, उसमें क्या लिवरपूल ये सारे पोजीशंस को एड्रेस कर पाते हैं कि नहीं। और इसी के साथ जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके मैंने बात किया, जितने भी सारे टॉपिक पे मैंने बात किया, ये सारे टॉपिक पे आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।